नमस्कार। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में वर्ष 2012 यानी 2012 के यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उसको हम लोग देखेंगे इतिहास के, और ऐसे ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के मैं आपको कराऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 2012 में जो भारतीय इतिहास से पहला प्रश्न आया था वो था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों को दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हड़प्पाई स्थलों को दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी स्थिति कहाँ पर है, यानी वो कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में दिया गया है। तो इसका आप लोग मिलान कीजिए। मांडा कहाँ स्थित है, दायमाबाद कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, A का 3 हो जाएगा। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। यानी A का 3, B का 4 और C का 1। A का 3, B का 4 और C का 1 और D का 2, यानी ऑप्शन C इसमें सही होगा। ठीक है। व्याख्या में भी ये दिया गया है, मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ये मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक अशोक का समकालीन था, यानी अशोक के जिस समय अशोक का शासन था उस समय इसका भी शासन था। ये मिस्र का राजा था। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बारे में देखिए व्याख्या में, अशोक के 13वें शिलालेख में उन 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जो अशोक के समकालीन थे, जिनके राज्यों में उसके धर्म प्रचारक गए थे। इसमें कौन कौन से थे? अंत्योग, ये सीरिया का नरेश था। तुरमय मिस्र का नरेश था। अंतिकिन ये मेसिडोनियन राजा थे। मगर एपिरस थे और अलेक्सुंदर ये सीरियन के राजा थे। ठीक है। तो इन पांचों का उल्लेख भी अशोक के 13वें शिलालेख में है। हालांकि हम लोग जानते हैं, हम लोग ज़्यादातर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, कलिंग युद्ध से संबंधित है। लेकिन उसके अलावा अशोक के 13वें शिलालेख में इसका भी उल्लेख किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न आया है, निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रसिद्ध रचनाएं हैं कवियों की और दूसरी तरफ कौन से कवि ने उसको लिखा है, यानी 3 इसमें सुमेलित है और एक कोई सुमेलित नहीं है। तो कर्पूर मंजरी ये हर्ष की नहीं बल्कि राजशेखर की रचना है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। इसमें देख लीजिए, राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल और उसके पुत्र महीपाल की राज्यसभा में निवास करते थे। वे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। कर्पूर मंजरी उन्हीं की रचना है। इसमें 4 अंक हैं। यह केवल प्राकृत भाषा में रचित होने के कारण राठक भी कही जाती है। इसमें राजा चंद्रपाल और विदर्भ देश की राजकुमारी कर्पूर मंजरी का विवाह सिद्ध योगी भैरवानंद के चमत्कार से संपन्न हुआ दिखाया गया है कर्पूर मंजरी में। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी के रचनाकार राजशेखर हैं। बाकी तीनों सुमेलित हैं। मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है और सौंदरानंद अश्वघोष कौन जहांगीरी चित्रकार थे? जहांगीर का शासनकाल चित्रकला की दृष्टि से एक स्वर्णिम काल था। इसमें जहांगीर के काल के चित्रकार, जो जहांगीर के काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था वो था अबुल हसन और अकारिजा। हालांकि मंसूर भी था जहांगीर के समय का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार, लेकिन उसका नाम इसमें नहीं दिया गया है। मंसूर, अबुल हसन, अकारिजा ये सब जहांगीर के काल से ही संबंधित थे। इसकी व्याख्या देखिए, अकबर ने मुगल चित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोपण किया था वह जहांगीर के काल में पूर्ण यौवन प्राप्त कर द्विगुणित होने लगी थी। प्रारंभ में 5 वर्षों तक तो उसके राज्यकाल में अकबर की चलाई हुई धारा ही बलवती रही, परंतु इसके पश्चात उसमें ईरानी प्रभाव पुनः प्रबल हुई। मुगल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर काल स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध है। अकारिजा और उसके पुत्र अबुल हसन जहांगीर के ही दरबार में रहते थे। ओके, अगला प्रश्न जो आया है इसमें भी सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। इसमें देखिए, जो वैदिक काल की नदियां हैं उनका आधुनिक नाम क्या है इसको देखना है। तो देखिए, सतुद्री को सतलज कहा जाता है, यानी D का 4 सही होगा। सदा नीरा को गंडक कहा जाता है।
परशुड़ी नदी को आधुनिक में रावी कहा जाता है और कुभा को काबुल कहा जाता है। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। यानी इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? महाभारत का तेलुगु अनुवाद किसने किया था? नन्नय और टिक्कन ने किया था। महाभारत का तेलुगु अनुवाद नन्नय और टिक्कन ने किया था, याद रखिएगा। चोल शासक राजराज राजेंद्र के कहने पर नन्नय ने महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया। नारायण भट्ट नामक एक प्रतिभाशाली कवि उसका सहायक था। टिक्कन नेल्लोहर के मनुम सिद्ध के दरबार में रहने वाला एक नियोगी ब्राह्मण था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन संगम पत्तन पश्चिम तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर लिखिए। संगम काल के जो प्रमुख बंदरगाह थे, पत्तन थे, उनमें से कौन पश्चिमी तट पर स्थित थे, इसको आपको बताना है। तो इसमें तोंडी और मुसुर यानी 3 और 4, ऑप्शन सी सही होगा। यही पश्चिम तट पर स्थित थे। व्याख्या इसकी देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश की व्यापारिक समृद्धि का जो चित्रण मिलता है उसको पुष्टि क्लासिकल विवरणों और उत्खनन में प्राप्त सामग्रियों से भी किया जाता है या हो जाती है। पेरिप्लस का अज्ञातनामा लेखक भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। वह नौरा, मुरुशी, तोंडी, नेलिसंडा, मुजरिस, बकरे, बलीता, कोमारी जैसे पश्चिमी तट के समृद्ध बंदरगाहों का उल्लेख करता है। यहाँ से काली मिर्च, हाथी दांत, रेशम, मोती, मलमल, कीमती रत्न, नीलम, शंख आदि जहाज़ों में भरकर पश्चिमी देशों को भेजे जाते थे। जबकि पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों में कोलची, कमरा, पोदुका और मछलियाँ थे। ठीक है, तो ये इतने पश्चिमी तट के बंदरगाह थे और ये पूर्वी तट के, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ पर अवस्थित थी? पुंड्रवर्धन भुक्ति ये उत्तर बंगाल में थी। देखिए, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के समय में उत्तरी बंगाल में पुंड्रवर्धन नामक गुप्तों का एक प्रदेश था। आधुनिक बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में स्थित दामोदरपुर से उसका ताम्रपत्र मिलता है जिसमें इस प्रांत का उल्लेख है। इसी में कोटिवर्ष नामक जिला भी था। लगभग एक सदी तक यह जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, ये थे हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी ये जैन धर्म के आचार्य थे। इनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था? ये थे अला इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है क्योंकि इसमें अलाउद्दीन मसूद शाह होना चाहिए, क्योंकि अलाउद्दीन मसूद शाह एक ऐसा बादशाह था जिसके सिक्कों पर जो बगदाद के अंतिम खलीफा थे उनका नाम अंकित हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सर्वप्रथम किस पर अंकित हुआ था। नहीं सही है, तो ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के सिक्कों पर ही बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ था। और अलाउद्दीन मसूद शाह ये मुग़ल सल्तनत का अंतिम बादशाह था जिसके सिक्कों पर किसी खलीफा का नाम अंकित हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने दी थी। उत्तर मुगलकालीन शासक थे अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी सही होगा। इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ये थी ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी। 1700 में ही राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में आ गया था। ताराबाई का जो समय था वो मराठों का उत्कर्ष काल था। उसी समय औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी। अगला प्रश्न, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ये अक्सर पूछता है प्रश्न। इसमें सही होगा कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम ये चोल नरेश थे। इन्होंने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार के साथ किया था। ओके, अब आते हैं हम 2012 में आए हुए कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी आधुनिक भारत के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें भी पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? इसको आपको बताना है।
तो इसका सही जवाब होगा भारत मित्र जो था वो हिंदी में प्रकाशित होता था, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक बंगाली में होने वाला समाचार पत्र था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, 3 4 2 1। ठीक है। अगला है 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ये थे रफ़ी अहमद किदवई। ऑप्शन बी सही होगा, रफ़ी अहमद किदवई। अगला प्रश्न है निम्न में से किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है कि कौन कौन से आंदोलन थे जिसमें महिलाओं ने भागीदारी की थी, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो ये चारों आंदोलन थे। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी, होम रूल और असहयोग, इन चारों में ही महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगला है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ये थे विट्ठल भाई पटेल। कई बार पूछा जा चुका है। 1925 में स्वराज पार्टी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने में सफल रही। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन और जयकर ने 1930 में इलाहाबाद में की थी, 1923 में इलाहाबाद में की थी। इसके अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी? तो देखिए हम शुरुआत करते हैं जो फेमस है। कानपुर में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में की थी, बिल्कुल सही है। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंसारी ये थे मद्रास में, और एक और बचा है पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने नासिक में की थी। इसको अगर हम इससे देखें तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 3 4 2 1। यानी डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंसारी ने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये था चार्टर एक्ट 1833। 1833 के अधिनियम में ही भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इस अधिनियम में घोषणा की गई कि कोई भी निवासी केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश के आधार पर किसी पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये 1833 का चार्टर एक्ट ही प्रावधान निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम संस्कार सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ये थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, राजा महेंद्र प्रताप इसी के प्रेसिडेंट थे। ओके। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये थी 14 और 18। 1930 में डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित हुआ था। इसमें जो लड़की की न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। अगला है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? तो ये थे अकबर। जब 1599 में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान द्वारा इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान दी। इस समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था। तो यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुगल सम्राट अकबर का काल था। ओके। तो ये 2012 में भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो आए थे। ऐसे ऐसे करके 2013, 14, 15, 2021 तक के हम पेपर को देखेंगे। उसके बाद हम लोग भूगोल देखेंगे, भूगोल के बाद अर्थव्यवस्था देखेंगे, राज्य व्यवस्था देखेंगे, यूपी स्पेशल जनसंख्या रिकॉर्ड, सभी को हम लोग देखेंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।